अस्सलाम वालेकुम वादाब नाजरीन, मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। आप सभी का खुशामदीद और खैर मकदम फिर से एक बार लाइव प्रोग्राम में। जिस तरह कि आपको हमने आज आपसे वादा किया था कि आज हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोकस पर्सन इफरा जान जी से, जो कि काफी सुर्खियों में कश्मीर से रहती है, यूथ की आवाज उठाती रहती है। तो आज हम इन्हीं के साथ इन्हीं की जबान से जानना चाहते हैं कि आखिरकार कब मिशन कश्मीर, कश्मीर का जो मसला है, कश्मीर के बच्चों का, खासकर कश्मीर के यूथ का जो मसला है, कब हल होगा। तो आप सभी का खुशामदीद, और इफरा जान जी आपका भी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज में। थैंक यू, थैंक यू। तो इफरा जी, जिस तरह मैं देख रहा हूं पिछले काफी दिनों से आप सुर्खियों में हैं, लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, आपकी बातों को काफी पसंद कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आर्टिकल 370 और 35A, ये रियासत के लिए एक, मैं खुद मानता हूं कि एक काला दिन था 5 अगस्त 2019 का। उसके बाद बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे जम्मू कश्मीर को कि आपको स्टेट हुड दिया जाएगा, आपको डिजिटलाइज किया जाएगा, आपको यहाँ पर नौकरियां दी जाएगी। तो इफरा जान जी, जानना चाहूंगा, क्या आप भी महसूस करती है कि यहाँ पर हमें सिर्फ जो है लॉलीपॉप दिखाए गए? देखिए, अगर आप बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी को समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ ट्रेडिशनल सेंस। भारतीय जनता पार्टी जो है, ये दो कंपनीज जो हमारे देश में है, एक तो रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप, ये इनका एक पॉलिटिकल फ्रंट है। तो जो बीजेपी जो आर्टिकल 370 के साथ इन्होंने किया, या ये जो आज पूरे देश में कर रहे हैं, इट हैज अ वेरी क्लियर डायरेक्शन कि जहां पे भी जो भी रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे, ये रिसोर्सेज कैपिटल इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए दी जाएंगी। और आर्टिकल 370 जो है और आर्टिकल 35A जो है, ये रोक लगाता था इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने से। और जो आपने देखा कि बीजेपी ने किया, उन्होंने जो वादे वगैरह वो किया था, वो उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए नहीं किया था सर। They don't even consider you and me as citizens of this country. वो वादे उन्होंने उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के और बाकी रीजन्स के लोगों को झुंझुना दिखाने के लिए किया था कि देखो, हम कश्मीरियों के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपको और मुझे सिटीजन समझते, अगर वो आपको और मुझे इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री समझते, तो जैसे उन्होंने किसान लॉज को वापस किया, आज वो आर्टिकल 370 को, उसके रेवोकेशन को वापस करते, बट दे हैव नॉट डन दैट। बिकॉज हम जो है, हम ह्यूज, बहुत ज्यादा बड़ा वोट बैंक उनके लिए नहीं है। तो अगर हम उनके वोट बैंक नहीं है, उनको क्या फायदा यहाँ के रिसोर्सेज हमारे लिए रखने का। तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो खोल दिए। हमारी जो नौकरियां हैं, जहां तक नौकरियों की बात आती है, 2010 में अगर आप देखेंगे, बेरोजगारी की जो रेट थी वो करीबन 3% थी। आज वही बेरोजगारी की जो रेट है वो 22% है, और ये बीजेपी का अपना डेटा है। सो द फैक्ट रिमेन्स, इससे हमको ये पता चलता है कि डेवलपमेंट के वादे तो ऑब्वियसली झूठे थे। जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट के वादे भी उन्होंने हमसे नहीं किए, बिकॉज उनको दे डोंट केयर अबाउट अस। वो वादे भी प्रोपेगेंडा थे बाकी रीजन के लोगों के लिए। और नाउ वी कैन वेरी क्लियरली सी कि यहाँ के लोगों के पास जो रोजगार था वो भी चला गया, जो हमारी नौकरियां थी वो इन्होंने सेल पे लगा दी, जो हमारी जमीन है वो इन्होंने सेल पे लगा दी। लद्दाख, जहां पे लद्दाख के लोग जो हैं, लद्दाख में अगर आप देखेंगे, इन्होंने कंप्लीटली ऑपोजिट लॉज लाए। ना तो लद्दाख में इन्होंने डोमिसाइल को इन्वेंट किया, इन्होंने वहां पे पुराना पीआरसी सर्टिफिकेट रखा, ना तो वहां पे आप वहां की लैंड खरीद सकते हैं, ना तो आप वहां के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज very clearly, it was not just injustice, it was trampling on our rights। जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरह की हमें बताया गया था कि आर्टिकल 370 लेने के बाद यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में नौकरियां दी जाएगी, बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा, तो मुझे दूर दूर तक वो नौकरियां कहीं पर भी नहीं दिख रही है, नंबर एक। नंबर दो, गवर्नर ने एक, मैं जम्मू में बैठा हूं और मैंने जम्मू में एक होर्डिंग देखी है बहुत बड़ी, जिसमें बताया गया था आपकी जमीन आपका हक।
तो कहीं न कहीं आज वो ज़मीनें भी हम लोगों से ली जा रही है, रोशनी एक्ट जिसको हम बिल्कुल। कहते थे। और तीसरी, पहले तो आप इन 2 चीज़ों का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद और देखिए, अक्सर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो दावा करती थी कि यहाँ पे आर्टिकल 370 जो है वो इम्पेडिमेंट है, यानी रुकावट है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हम लोग बिलीव करते हैं, जो भी, अगर इट्स नॉट जस्ट मी एज नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन, आप किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछिए, यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट तो आर्टिकल 370 की वजह से ही थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जम्मू और कश्मीर में कोई भी सड़क पे नहीं सोता है। ज्यादा जो गुर्बत हम देखते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, वो गुर्बत यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है? वो गुर्बत यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि शेख साहब ने जो लैंड टू द टिलर एक्ट लाया था, जो जमीन काश्तकारों को यहाँ पे मिली थी, उस काश्तकारों को जब वो जमीन गई थी, एकदम से कोई भी इंसान गरीब नहीं रहा। वो जब एक्ट शेख साहब ने लाया था, उस टाइम पे उनपे जमींदार का हद से ज्यादा प्रेशर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का हद से ज्यादा प्रेशर था। जो यहाँ पे गवर्नर उस टाइम पे थे, उन्होंने वो बिल जो है शेख साहब की 22 टाइम्स रिटर्न की। शेख साहब यहाँ से बिल भेजते थे स्टेट लेजिस्लेटर के थ्रू, वहां से गवर्नर रिटर्न करता था, हम नहीं पे करेंगे। 22 टाइम्स इट हैपेंड, लेकिन हम लोगों ने बिल पास कराई। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर आप हमारी गुर्बत का डेटा देखेंगे, अगर आप हमारी मतलब पावर्टी लेवल देखेंगे कि कितनी कम थी, और ये पावर्टी लेवल सिर्फ जम्मू वालों की कम नहीं थी या कश्मीरियों की कम नहीं थी, ये हर किसी की कम थी। ये डोडा में रहने वाले इंसान की भी कम थी, ये रामबन में रहने वाले इंसान की भी कम थी, ये कश्मीर में रहने वाले इंसान की भी कम थी, ये जम्मू में रहने वाले इंसान की भी कम थी, ये हर किसी की कम, इतनी ज्यादा कम गुर्बत थी। और हमारे पास जो नौकरियां होती थी, अगर कॉन्ट्रैक्ट होता था सैंड माइनिंग का, खेती का, किसी भी का भी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 4 दावेदार होते थे। आज उसी कॉन्ट्रैक्ट में 5,000 दावेदार हैं। यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर कहाँ जाएगा? और मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं और काफी हद तक पॉसिबल हुआ क्योंकि जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी को जम्मू और कश्मीर की स्टेट में किसने लाया? जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्टों ने लाया। ये कुछ जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स में ने पॉसिबल किया क्योंकि उनको शायद लगा था कि बीजेपी जो है वो उनका कुछ भला करेगी। आज हमने देखा बीजेपी जो है, ना वो हिंदू की है, ना वो मुसलमान की है, ना वो डोगरे की है, ना वो कश्मीरी की है, ना वो गुज्जर की है, ना वो पहाड़ी की है, वो किसी की नहीं है। वो सिर्फ रिलायंस की है और वो सिर्फ अडानी की है। इफराज जी, जानना चाहूंगा आपसे, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठता है ये भी कि बार बार भाजपा सरकार, खास करके रविंदर रैना कहते हैं कि ये पिछले सरकारों की फेंकी हुई हड्डी है। टेलीविजन की मैं बात कर रहा हूं, जिनके बारे में आपकी एक वीडियो काफी वायरल भी हुई है, काफी सपोर्ट करते हैं आपको टेलीविजन। तो यहाँ पर मेरे अंदाजे से, मेरे हिसाब से, अगर उन लोगों ने हड्डी फेंकी थी तो इन लोगों का काम था कहीं ना कहीं उस हड्डी को अलमारी में सजाने का काम था, न कि उस हड्डी को घर से मतलब बेघर करने का काम था। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये इल्जाम जो है कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के ऊपर आ रहा है। क्या हड्डी? मतलब मैं समझ नहीं पाई, रविंदर रैना जी किस चीज को हड्डी कहते? रविंदर रैना जो भी टेलीविजन आज तक एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सरकार में लगाए गए थे, पिछली सरकारों ने लगाए थे, जो सफर कर रहे हैं इस वक्त, उन लोगों को ये हड्डी कह रहे हैं। पहले तो रविंदर रैना जी को मैं कहना चाहती हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की लैंग्वेज यूज करने के लिए, हमारे डेली वेजर्स के लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज करने के लिए कि हम लोगों ने उनको कोई हड्डी फेंकेगा। सर, जो सरकार का पैसा होता है ना, ये आपका, रविंदर रैना का पैसा नहीं, ये इन्हीं डेली वेजरों के टैक्सेस हैं, ये हमारे टैक्सेस हैं, ये हम सभी लोगों के टैक्सेस हैं, ये अवाम का पैसा है जो ये डेली वेजर शाम को खाना खाता है। जब रविंदर रैना जी, आपके आगे 10 गाड़ियां होती हैं, पीछे 10 गाड़ियां होती हैं, आपके 10 बंगले होते हैं, क्या एक डेली वेजर शाम को भरपेट खाना नहीं खा सकता है? क्या उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं? मुझे समझ नहीं आता। आप लोग बार बार कहते थे कि जब यहाँ पे आर्टिकल 370 हटेगा तो पता नहीं क्या होगा। मिनिमम वेजेस एक्ट ये लोग लागू क्यों नहीं कर रहे हैं?
इन्हीं लोगों ने हमको कहा था, अमित शाह जी ने रैली में बोला कि मिनिमम वेजेस एक्ट वो लागू करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब हम लोग फिर लॉ कमिश्नर के पास गए, यहाँ के लॉ कमिश्नर्स के पास गए, और हमने उनको कहा कि यहाँ पे 61,000 डेली वेजेस है, आप लोगों ने वादा किया है होम मिनिस्टर ने कि वो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे। वो कहते हैं हमारे पास तो ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं आया है। ये जो डेली वेजेस हमारे हैं, ये वो डेली वेजेस हैं जब, जैसा मैंने बार बार कहती हूँ, जब बारिश होती है, जब हवा होती है, आंधी होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, ये बैक एंड कॉल पे खड़े होते हैं। इनको कोई भी बुलाता है, ये फोन पे तैयार होते हैं। इनको कोई भी अफसर फोन करता है, ये रात को 9 बजे उसके घर पहुंच जाते हैं। गवर्नमेंट की जितनी कहीं कोई मशीनरी होती है वो चलाते हैं। ना इनको कोई प्रॉपर छुट्टी मिलती है, ना इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, ना इनको कोई पेंशन मिलता है। उसके बावजूद इनको हद से ज्यादा काम करवाया जाता है, सुबह से लेकर रात तक, ना किसी छुट्टी के साथ। उसके बावजूद जितनी थोड़ी बहुत इनकी तनख्वाह है, वो थोड़ी बहुत तनख्वाह जो है वो भी इनको टाइम से नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है इनको टाइम से, आप मुझे बताइए ना। ये यहाँ पे कोई कह रहा है 20 महीने हो गए इनको तनख्वाह नहीं मिली है। जब, इसीलिए मैंने कहा है बार बार, और नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कहती है कि यहाँ पे ये डेली वेजेस भी इस टाइम पे कहाँ, इस टाइम किसके पास जाएंगे आप बताइए। अगर इनका कोई एमएलए होता, अगर यहाँ पे कोई सरकार होती, इंसान जो है, एक एमएलए जो होता है ना, उसको अपने गांव से 10 बार जाना पड़ता है, उसको अपने गांव के लोगों को 10 बार मुंह दिखाना पड़ता है, उसको अपने गांव के लोगों से गाली भी सुननी पड़ती है, और तभी काम होता है। उसको पता होता है कि अगर मैंने गलती की, मुझे यहाँ की आवाम बाहर निकालेगी। इस टाइम आपकी सरकार है, डेली वेजेस रोज सड़क पे होते हैं। इस सरकार को पता ही है हमको कोई हटा नहीं सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई हटा नहीं सकता है। तो ये जो सरकार है, ये जो आती है मन मर्जी आती है वो करती जाती है। हम बार कहा है, अगर यूटी में आप लोगों को जब तक आप इलेक्शंस करवाओगे तब तक अगर डिपार्टमेंट को पैसे अलॉट होते हैं, इस पैसे में से डेली वेजेस का बजट अलग रखो पहले से ही। अगर आप कहते हो मिनिमम वेजेस एक्ट भी नहीं करेंगे, इनका बजट अलग रखो, क्योंकि जितना बजट अलॉट होता है उस बजट में से बड़े बड़े अफसर 10-10 गाड़ियां लेते हैं, बंगले लेते हैं, अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं, और ये गरीब के बच्चे जो होते हैं शाम को खाना नहीं खाते। इनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कीजिए, इनको रेगुलराइज कीजिए, इनकी तनख्वाहें इनको वापस दीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी बजट है वो बजट इनका सेपरेट बनाइए, जो डेली वेजेस का बजट होगा और जिसमें से कोई बड़ा अफसर कुछ नहीं ले सकेगा। इफराज जी, जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से निर्मला सीतारमन हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बजट में कहा। उन्होंने कहा कि हमने डेली वेजेस के लिए जो है मिनिमम वेजेस का प्रावधान किया है, रखा है, और उन्होंने अनाउंस भी किया बिल पर देखकर। उसके बाद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जम्मू का दौरा करते हैं पिछले दिनों, और वो जम्मू के एक बहुत बड़े ग्राउंड से बहुत बड़े समारोह में ये बोलते हैं कि हमने सफाई कर्मचारियों को भी अपना हक दिया, हमने मिनिमम वेज एक्ट का भी प्रावधान किया। तो क्या है आखिरकार, ये कौन सी मदारी चल रही है जम्मू कश्मीर में? अरे सर, आप, जैसे मैंने आपको बार बार बोलने की कोशिश की, ये भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है, ये सिर्फ 2 कंपनियों की है। इनको ना डेली वेजर्स से कोई दिक्कत है, इनको ना यहाँ के स्टूडेंट्स से कोई परेशानी है। यहाँ की इंजीनियर्स को आप देखिए, हर दूसरे घर में कोई ना कोई इंजीनियर ग्रेजुएट है, जिस इंजीनियर के पास नौकरी नहीं है। इन्होंने ऑर्डर लाया, उस ऑर्डर में कहते हैं कि हम अब रिटायर्ड इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करेंगे। क्यों भाई, आप पास यहाँ पे इंजीनियर कम है, अनएम्प्लॉयड जिनके घर वाले हैं, जिनकी बीवी है, जिनके बच्चे हैं, जिनके घर हैं, आप उनको आप आके कह रहे हो कि अब हम रिटायर्ड इंजीनियर्स को लाएंगे। So that very clearly tells you that the government does not care about anybody. और यूजुअली अगर आप देखेंगे, हमारी सरकार जो है उसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को करीबन 7-8 साल हो गए। 8 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ है ही नहीं। हम काफी पहले आए थे। अगर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे जब डेली वेजर्स को हम लोगों ने लाया, उस टाइम पे यू डिड नॉट हैव डेली वेजर्स ऑन द रोड। रोज तो धरने पे नहीं होते थे, जितनी तनख्वाहें होती थी वो रेगुलरली काफी हद तक मिलती थी।
मुझे एक बिल्कुल। बात बताइए, आप उस टाइम की डिटेल्स निकालिए तो देखिए कि क्या उस टाइम पे तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती थी, और उस टाइम पे जितनी तनख्वाह थी वो थोड़ी बहुत सफिशिएंट थी उस टाइम के लिए। आज इन्होंने जितनी महंगाई तब से 7 साल से बढ़ी है, क्या इनको यहाँ से नहीं चाहिए साथ में उसी हिसाब से इनकी तनख्वाह भी बढ़ाएं? यहाँ पे बिल्कुल। बीजेपी की गवर्नमेंट में इनकी तनख्वाह भी नहीं बनाई है महंगाई के हिसाब से। जो इनको आज से 7 साल 8 साल पहले हमारी सरकार देती थी, आज भी इनको वही देती है। देखिए, अगर आप बार बार कमेंट्स भी पढ़ेंगे, लोग कह रहे हैं कि हमको 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, 20 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। यानी जब से बीजेपी की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट, जिस सरकार को आप हटा नहीं सकते, वो ना हटाई हुई सरकार जो है, जब से वो सरकार आई है तब से दे डू नॉट केयर, क्योंकि उनको पता है इस सरकार को कि आप उनको हटा नहीं सकते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको इलेक्शंस में आप वोट आउट नहीं कर सकते। सरकारें उससे डरती है कि अगर हम डेली वेजेस के साथ ऐसा करेंगे तो ये हमको बाहर निकालेंगे। इस सरकार को ऐसा कोई गंभीर डर ही नहीं है, तो वाई शुड दे केयर? यहाँ पे अगर कोई बीजेपी वर्कर होगा, उसके देखिए उसके घर में कितनी शान है। अगर कोई छोटा से छोटा बीजेपी का मुलाजिम होता है, उसको 4 4 गाड़ियां सिक्योरिटी की होती हैं, उसको बड़े बड़े घर होते हैं। आप देखिए ना, आज जो चर्च लेन में इतने बड़े बड़े मकान है, उसमें बीजेपी के छोटे छोटे वर्कर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। यहाँ पे इलीट, जो ये बोलते हैं कि यहाँ पे अब कोई इलीट नहीं है, यहाँ पे अब वो चीजें है, यहाँ पे अब हर कोई बराबर है। नहीं साहब, बीजेपी के लोगों को देख के वो आपसे बराबर नहीं है, वो बहुत ऊपर है। अगर यहाँ पे कोई खत्म हुआ है, वो आपके और हमारे बच्चे हैं, हमारा रोजगार है, हमारे यूथ हैं जिनके पास ना नौकरी है, हमारी डेली वेजर हैं जिनके पास जाने को कहीं नहीं है, और हमारे दुकानदार हैं। आप दुकानदारों की हालत देखिए, अल्लाह की बिल्कुल। कसम। व्हेन आई टॉक टू शॉपकीपर्स बोलते हैं कि जो बिजनेस हम आज से पहले 5 साल 8 साल पहले किया करते थे, आज उसका 40% भी बिजनेस नहीं हो रहा। बिल्कुल। आप मेरी बात का यकीन मत मानिए, अगर आपके नाजरीन भी देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगी कि आप जाके अपने दुकानदार से पूछे मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं। तो यहाँ की द इकोनॉमी हैज बीन सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। अब बस एक चीज यहाँ पे जरूरी है कि अगर स्टेटहुड ये लोग रिटर्न कर देते हैं, तो काफी हद तक इस चीज पे चेक लगेगा। क्योंकि जो जो जैसे जमीन के कानून है, नौकरियों के कानून है, जमीन के कानून और नौकरियों के कानून जो है वो स्टेट की गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है। तो ये लोग स्टेटहुड तक रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम, इसीलिए मैम हम आपसे काफी हद तक कहते हैं कि पहले हमको जल्द से जी, पहले हमको जल्द से जल्द आप स्टेटहुड दे दो ताकि हम इन चीजों को चेक कर सकें। मैम आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह रोशनी एक्ट बनाया गया था, मैंने जो है हाल ही में एक गांव का दौरा किया। वहां पर पूरा गांव जो है जो स्टेट लैंड में है, तो उस गांव को जो है एक नोटिस लगा दी गई है। उसके ऊपर मैंने स्टोरी भी की है। कहाँ जाएंगे जहां पर शेख अब्दुल्ला साहब की रियासत कही जाती थी, जहां पर महाराजा हरि सिंह की रियासत कही जाती थी, वहां पर आज जो है लोगों को निकालने की, पहले इन्होंने बैक टू विलेज का प्रोग्राम किया, चलो गांव की ओर। अब ये दूसरा प्रोग्राम इन्होंने किया, चलो गांव से बाहर। तो हमारे साथ रमजान जी है, अभी इनका सिग्नल जो है वीक हुआ, काट हो गए यहाँ से। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपसे गुजारिश है, अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप मुझे प्लीज लिखें, क्योंकि पर यहाँ पर पहले भी एक वीडियो में आवाज नहीं आई थी, आप लोगों ने फिर बाद में लिखा था। आपसे गुजारिश है कि आप लिखे आवाज नहीं आ रही। कि मलिक यूसुफ साहब आप लिखे, आप। तो यहाँ पर मैं रमजान जी इफरा जान जी का फिर से जो है यहाँ पर वेट करता हूँ थोड़ा सा। आखिर आज जो है बड़ा टॉपिक था। जी इफरा जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि मैंने एक गांव का दौरा किया, एक गांव का दौरा किया जहां पर महाराजा हरि सिंह जी और शेख अब्दुल्ला साहब की रियासत को एक सच्ची रियासत कहा जाता था। वहीं पर आज लोग जो है पहले बैक टू विलेज का प्रोग्राम किया, चलो गांव की ओर। अब ऐसा प्रोग्राम किया कि चलो गांव से घर से बहघर चलो। कहाँ जाएंगे वो लोग जिन लोगों से वो जमीनें ली गई है? देखिए, इंसान क्या ही कर सकता है। जहां तक इन्होंने रोशनी एक्ट का, जब इन्होंने रोशनी एक्ट के बारे में बात किया, उस रोशनी की जो जमीन थी
वो इन्होंने एक कम्युनल कलर दिया रोशनी को और कहा कि यहाँ पे मुस्लिम्स ने ज्यादा जमीन ली थी। जब फिर पता चला कि यहाँ पे एक्चुअली जम्मू में ज्यादा हिंदूज ने जमीनें ली थी उसमें, तो ये जो है ये 80% एक कम्युनिटी को नहीं जी, 80% ऑफ द लैंड जो है वो हिंदूज को गया था। तो ये कभी कोई कम्युनल तरीके से किया ही नहीं गया था, ये हर कम्युनिटी को जमीन गई थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, उसके बाद इन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया। बट जब इन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया है, अब आप देखिए ये लोग कर क्या रहे हैं। स्टे ऑर्डर लगाने के बाद ये गांव से लोगों को निकाल रहे हैं, हर जगह नोटिस लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वे से जमीन से लोगों को निकाल रहे हैं। ये जस्ट उस गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे जम्मू और कश्मीर स्टेट की कहानी है। इसमें गुज्जरों की आप देखिए कितने सारे गुज्जर लोग जो थे, उनको बोला फॉरेस्ट एक्ट, उनको जमीनों से, उनके घरों से, उनके कोठे डिमोलिश कर रहे हैं, उनको कोठों से निकाल रहे हैं, और वो भी सर्दियों में। मतलब इस सर्दी में इंसान कहाँ जाएगा, उनको सड़क पे ला रहे हैं। तो दिस इज नाउ एट दिस टाइम हैपनिंग टू गुजर्स, टू कश्मीरीज, टू इवन पीपल फ्रॉम जम्मू, और उन्हीं जम्मू के लोगों के साथ भी हो रहा है जिन जम्मू के लोगों ने इनको यहाँ पे लाया। तो मैं बस मैं इसको एक बिल्कुल भी एक इलेक्शन कैंपेन नहीं बनाना चाहती हूँ, बट मैं कहना चाहती हूँ यहाँ के लोगों से कि अगर आपको हमारी कंडीशन पे जरा भी इंसाफ है इस पॉइंट पे, इन लोगों को एटलीस्ट हमको, अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं है तो मत वोट करो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन कम से कम बीजेपी को इधर पे मत लाओ और उनको यहाँ पे मत रखो। वो ना आप लोगों का भला करेंगे, ना हमारा भला करेंगे, ना किसी का भी भला करेंगे। इफरात जी, लास्ट पे जानना चाहूंगा आपसे कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार आती है, चाहे वो अलायंस में आए या फुली जो है पावरफुल सरकार आए, क्या आर्टिकल 370 को वो वापस ला सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, क्या वो जम्मू कश्मीर के डेलीवेटर को परमानेंट करने की कोशिश नहीं करें, परमानेंट करेंगे उनको? देखिए, आपने पहले सवाल किया कि क्या अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वो वापस आई तो क्या हम आर्टिकल 370 को वापस ला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या हम इसको वापस ला सकते हैं? इसका जवाब साफ साफ तौर पे है हाँ। कैसे वापस ला सकते हैं हम इसको, और आप कहेंगे क्योंकि आर्टिकल 370 को जब हटाया गया तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम पे बीजेपी जो है, बीजेपी ने कहा कि यहाँ पे जो गवर्नर है, गवर्नर डिसाइड करेगा और गवर्नर बात करेगा यहाँ के लोगों की बिना पे कि क्या यहाँ के लोगों को आर्टिकल 370 चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इस बात को नहीं मानेगी, क्योंकि गवर्नर जो है उसको इलेक्ट तो नहीं किया होता है, राइट। जब आप गवर्नर को इलेक्ट नहीं करते हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है वहां के लोगों को। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है यहाँ की चुनी हुई सरकार से सवाल करेगी और उससे पूछेगी कि आप यहाँ के लोगों की आवाज है, आप बताइए क्या आर्टिकल 370 टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इंशाल्लाह आएगी तो ऑब्वियसली हम लोग आर्टिकल 370 के साथ पिछले 70 साल से खड़े हैं। शेख अब्दुल्ला साहब जो थे वो 52 इयर्स का उनका करियर रहा था, पॉलिटिकल करियर, करीबन 50 साल का पॉलिटिकल करियर रहा था। उस 50 साल के पॉलिटिकल करियर में वो सिर्फ उन्होंने 13 साल हुकूमत की, वो 25 साल वो जेल में रहे। तो वैसा वो हिस्ट्री है हमारी एक्टिविज्म की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अगर आप प्रोपेगेंडा में न देखें, हमारी एक्टिविज्म की एक हिस्ट्री रही है। हमने 10-10, 20-20, 30 साल जेल में निकाले हैं और इक़्तिदार में उससे काफी कम रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑब्वियसली कहेंगे कि हमको आर्टिकल 370 वापस चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार अलायंस में आई अपनी पार्टी और पीसी के साथ, जो उनका प्लान है, बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि वो अलायंस में अपनी पार्टी और पीसी के साथ, तो यू कैन बी वेरी श्योर कि आर्टिकल 370 जो है और हमारे हकूक जो है वो परमानेंटली दफन हो जाएंगे। जहां तक आपका दूसरा सवाल आता है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है डेली वेजर्स को रेगुलराइज करेगी, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमपी मसूद हुसैन साहब जो थे, जो हमारे एमपी इस टाइम पे हैं, जिन्होंने यहाँ के डेली वेजर्स की आवाज जो है, जो वहां पे पार्लियामेंट में बनी, जब पार्लियामेंट में अभी सेशन लगा
एक ही पार्लियामेंटेरियन था जिसने बात की डेली वेजेस की, और वो पार्लियामेंटेरियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के वर्करों की पार्टी है, वो जमीनी लोगों की पार्टी है, वो गरीबों की पार्टी है। तो ऑब्वियसली अब हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे, कोशिश क्या मुझे लगता है करेंगे, इनको रेगुलराइज, मिनिमम वेजेस एक्ट लाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इन लोगों की जो तनख्वाहें हैं उनको बढ़ाएंगे, और उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको टाइम पे इन लोगों तक पहुंचाएंगे, और यहाँ की नौकरियां यहाँ के लोगों के लिए सेव करें। लास्ट पे मैं इफरा जी आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा, जहां से उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं आर्टिकल 370 को हम किसी भी तरह से वापस लाएंगे, वहीं से जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी उम्मीद गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कश्मीर में जाकर के आर्टिकल 370 को भूल जाएंगे। इसके ऊपर क्या आपकी जो है राय है, क्या ओपिनियंस है? देखिए, आर्टिकल 370 को भूलने की बात बहुत सारी पार्टीज करती हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा आर्टिकल 370 के भूलने की बात करती है, फिर पीसी बात करती है कि हमको आर्टिकल 370 को भूलना पड़ेगा, फिर अपनी पार्टी बात करती है कि हमको आर्टिकल 370 को भूलना पड़ेगा। क्यों भूलना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उसमें अमेंडमेंट हुई थी, उसमें ये हुआ था, वो हुआ था, भूल जाओ। और अब गुलाम नबी आजाद साहब आके कह रहे हैं कि हमको आर्टिकल 370 को भूलना पड़ेगा। मैं उनको बोलना चाहती हूँ, सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब हमारा केस चल रहा है तो आप कौन होते हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, हु आर यू? आप सुप्रीम कोर्ट इंडिया से बड़े हैं। जब हमारा केस वहां पे एक्सेप्ट हो गया है, जब वहां हम अपनी सुनवाई कर रहे हैं, आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले कि इस केस को भूल जाए? हम आपके बोलने पे केस वापस लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे हमको पता चल जाता है कि आजाद साहब जो है वो आर्टिकल 370 के साथ नहीं है। ये इससे एक बात क्लियर हो जाती है। इसका ये मतलब है, अगर आजाद साहब की गवर्नमेंट आई इन अलायंस विद बीजेपी गवर्नमेंट, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस सरकार से पूछेगी कि आर्टिकल 370 को हम बहाल करें, तो ये सरकार कहेगी नहीं, बहाल नहीं करो। तो यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि दीज पीपल एंड दीज पार्टीज आर नॉट फॉर आर्टिकल 370। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारे साथ कीमती वक्त अपना दिया। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी बातें यहाँ पर कही गई है बहुत ही कीमती है आपके लिए। आप भी इन बातों के ऊपर गौर करें। जिस तरह हम सर्च करके आपको बता देते हैं, उसी तरह से आप भी इन बातों के ऊपर गौर करके दूसरों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू। खुदा हाफिज। फिर आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।